जब तलाक का मामला चल रहा था तो उस दौरान इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो बहुत खुल के उसका विरोध कर रहा था, रैलियां भी निकाल रहा था इसके खिलाफ, और मुस्लिम लड़कियों को भी, औरतों को भी रोड पे ला रहा था, है ना। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि मेरी बीवी ने भी साइन किया था कि हमको वही पुराना वाला शरीयत कानून चाहिए, वही चाहिए, वही ठीक है, ठीक है। तो अब वो क्योंकि अरे वो भाई अब्दुल्ला, घर की बात न करो भाई। नहीं जो दिक्कत हो नहीं सकती नहीं है। नहीं नहीं, घर की बात नहीं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि एक माहौल बना दिया जाता है ना। अब वो हॉस्टल के सामने सामने ही खड़े हैं कि भाई साइन साइन कर दो, तो उन्होंने उनके खुद के रिकॉर्ड के साथ 3 लाख साइनें पहुंचा दी थी उन्होंने कि भाई हमको, मुस्लिम औरतें ही कह रही कि हमको कोई रिफॉर्म नहीं चाहिए, ठीक है। और ये पूरा ट्रेंड भी किया था ना। तो इसीलिए, क्योंकि आमना जी खुद महिला है, मुस्लिम महिला, इसीलिए मैं उनसे ये सीधे सवाल कर रहा हूँ, आप इसको कैसे देख रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ के इस रुख को? क्या आप खुद औरत है, तो आपके अड़ोस पड़ोस की जो औरतें हैं वो क्या इस कानून जो सुधार हुआ उसके पक्ष में थी, नहीं पक्ष में थी? क्या उनको वही पुराना वाला कानून उनको ठीक लग रहा था? तो उस पर थोड़ा सा आप अपनी व्यक्तिगत बातें करिए, मैं आपको सोलो कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो बहुत ही वोकल हूँ इस बारे में कि सिर्फ ट्रिपल तलाक ही नहीं, बहु विवाह और ऐसी हर चीजें जानी चाहिए जो वुमेन को सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखती है। जहाँ तक बात है मेरे आसपास की औरतों की, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। औरतें ज्यादातर सोशल पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर अपने विचार बनाती नहीं है। वो घरों के अंदर अपने काम में इसमें खुश भी रहती हैं। एक ऐसा भी तबका होता है। दूसरा तबका होता है जो चीजों को पढ़ता है, सुनता है, बट उन्हें बहुत डिटेल में चीजें समझ नहीं आती हैं, उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है। मोस्टली हमारे सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि हम औरतों को एक जेंडर रोल में देखते हैं। वो जेंडर रोल होता है कि आप किचन का काम कीजिए या आप घर संभालिए, आपको इन सब चीजों से क्या लेना देना है। तो उस वजह से भी बहुत हतोत्साहित होती हैं विमेन। लेकिन जो विमेन समझ सकती हैं, जिनकी अपनी सोच है, जो इस बात को समझती हैं कि इस्लाम के आड़ में जो चीजें ये लोग बचाना चाह रहे हैं वो एक्चुअली इस्लाम नहीं है, उनकी खुद की हित है। एक एनजीओ बॉडी है जिसके पास बहुत सारी पावर है, वो अपनी पावर को बचाना चाह रहा है। जब मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को देखती हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इनके पास कितना पावर है। ये एक किंग के सिस्टम के जैसा है, क्योंकि इन्होंने कोडिफिकेशन भी नहीं की है। मुस्लिम जैसे हिंदू बिल कोड है, वो वहां पे लिखा हुआ है, कोई भी उसको पढ़ सकता है, उसके फ्लॉज पॉइंट आउट कर सकता है, फिर वो कैसे हमारे आज के लाइफ में कितना प्रभावी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको रिफॉर्म करना चाहिए, इस पे बात हो सकती है। यहाँ तो इन्होंने कुछ कोडिफिकेशन भी नहीं किया है। आपको कुछ भी चाहिए, जैसे वो किंग के जैसे बैठे हुए हैं, आप उनको अप्रोच कीजिए, फिर वो बुक्स में से पढ़ेंगे, फिर वो अपना फतवा दे देंगे। तो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने हितों को बचा के रखा हुआ है, कितने अच्छे तरह से एक सिस्टम मैनेज किया है, एक मोनार्की जैसा सिस्टम मैनेज कर रखा है डेमोक्रेसी के अंदर। विमेन को ये सब बातें समझ नहीं आती है, उसे सिर्फ इस्लाम का डर दिखा के चुप करा दिया जाता है। जब वो इतना डरेगी, वो कुछ भी बोलेगी, तो उसको, एक तो हमारा सोसाइटी ही पैट्रियार्की है, ये ओवरऑल इंडिया है। आप हिंदू में देख लेंगे, मुस्लिम में, सब में, बट अदर कम्युनिटी की हालत मैं मानती हूँ हमसे बेटर है। तो एक ये हो गया। दूसरा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता वो 90% मुस्लिम तबके से उनका कुछ लेना देना है। ठीक है, अशराफ की औरतें क्योंकि कहीं ना कहीं एलीट क्लास होती है या फिनेंशियली बेटर होती हैं, तो उनके यहाँ जो सिस्टम है उनसे हमें कंपेयर करना बहुत नाइंसाफी है। हमारे यहाँ औरतों की जब डिवोर्स हो जाता है तो उसका फ्यूचर खत्म हो जाता है। आप इस बात को समझ रहे हैं ना? जब 3 तलाक देके उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो इतनी बेसहारा हो जाती है कि उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर करेगी। तो हमारे यहाँ बहु विवाह इतना चलता नहीं है। ये जो पॉलीगैमी है, आप उसको बैन करेंगे तो सब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो ये पॉलीगैमी है, भले ही मर्द उसकी शादी ना करे, बट उसका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो तो हमारी औरतें झेलती है ना। कुछ भी उससे गलती होती है तो उसके मन में ये डर बैठा रहता है ना कि हम, ये तो दूसरी ले आएगा तो मैं क्या करूंगी। वो वहीं पे सेकंड क्लास सिटीजन बन जाती है। तो ये सारी बातों को तो कभी डिस्कस ही नहीं किया जाता। हमारी प्रॉब्लम, पासमानदा विमेन की जो प्रॉब्लम है, उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। और ये हमारे सर पर बैठे हुए हैं, पता नहीं किस तरह से एक एनजीओ होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रखने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो ये बहुत नाइंसाफी है। इसके बारे में सिर्फ बात नहीं करनी पड़ेगी, इसके बारे में मुस्लिम औरतों को
स्पेशली पाशमानदा औरतों को अवेयर करना पड़ेगा कि आपको जो ये चुप करा रहे हैं बार-बार इस्लाम का नाम लेके, ये झूठ है। आप इसको पढ़िए, लिखिए, समझिए और अपने हक की बात कीजिए। अगर उनको लगता है इस्लाम के खिलाफ है तो आपको जाएँ कोर्ट में बात करें कि कैसे इस्लाम के खिलाफ क्या है। अगर औरत अपना राइट माँगती है, ये इस्लाम के खिलाफ है, आप ऐसे डायरेक्ट बोल रहे हैं तो ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इसमें औरत को क्या एक्सप्लेन करना है? चलिए आमना जी, देखिए अब पॉलीगामी के ऊपर ही बात चल रही, तो मैं चाह रहा था आपका भी टेक आए, है ना, क्योंकि जब महिला के मुद्दे उसमें महिला बोले तो ज्यादा अच्छा लगता है, समझ में आता है कि अच्छा उनको क्या क्या बात है ये। हाँ जी, आपको मैं सोलो कर रहा हूँ, अनम्यूट है। जी जी जी। जी, महिला बोले अच्छा लगता है, बट महिला वो हो जो अपनी बात बोल पाए। मैं बहुत सारी महिलाओं को देखती हूँ जो बोलती हैं, बट वही बोलती हैं जो उनको रटा दिया जाता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम नाम की भी चीज़ होती है। एक स्लेव को उसकी स्लेवरी बड़ी प्यारी भी लगती है, तो ऐसा नहीं है कि हर स्लेव खड़ा होकर अपने गुलामी के खिलाफ बोलेगा। बहुत सारे स्लेव आपको मिलेंगे जो अपने गुलामी से बहुत प्यार करता है और उसको बहुत बढ़-चढ़ के डिफेंड करता है। मैं ना इसी बात एक बात याद आ गई, मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग जब सर सैयद का विरोध करना शुरू किए थे, तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई, सर सैयद ने अंसारियों को, जुलाहों को बज़ात लिखा था, ठीक है। तो क्योंकि मैं जिस शहर से आता हूँ वो अंसारी बाहुल्य शहर है, मऊनाथ भंजन। तो उसमें से एक साथी ने लिखा, अगर सर सैयद हमें, मैं वो गाली बोलना चाह रहा हूँ कि सर सैयद अगर हमें मादरचोद भी लिखता तब भी मैं उसकी तारीफ करता। एग्जैक्टली। ठीक है। और ये सोच मेरे शहर की, खासतौर से मऊनाथ भंजन की, के लड़कों की ये सोच, मुझे बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद से मैंने एक दूरी बना ली कि भाई इनसे बात ही नहीं की जा सकती। जब वो अपनी गैरत को यहाँ तक गाड़ चुके हैं तो अब क्या बात की जाए उनसे, क्या बात की जाए। तो जी वही बात बोलिए। मैं बोल रही थी कि औरतें बहुत बोलने वाली मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी औरतें मिल जाएंगी जो अपने ही नाइंसाफी को अपने ऊपर किए हुए नाइंसाफी को बहुत सपोर्ट करेंगी। अगर आप फेमिनिज्म की बहुत सारी बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज लिखी जाती है कि औरतें ही होती हैं जो सबसे ज्यादा पैट्रियार्की की सबसे बड़ी कस्टोडियन होती हैं। घर की वो बड़ी औरत ही होती है जो बाकी जो औरतें हैं घर में या छोटी लड़कियां हैं, वो अपने दायरे में रहें, इसको बहुत ज्यादा इन्फोर्स करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ औरत ही बोलेगी औरत के बारे में तो सही है। मुझे लगता है कोई भी रैशनल इंसान औरत के विषयों पे, मुद्दों पे बात करेगा, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, औरत की रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। दूसरा, आपने एक बात बोली थी कि लॉ के बारे में, कि पैरेलल जुडिशरी सिस्टम होना बेटर है। ये तो वो वाली बात होगी ना कि खाप पंचायतें भी तो थी नहीं ना, पैरेलल जुडिशरी नहीं सिस्टम। नहीं, मैं अपनी पूरी बात, फैजान मुस्तफा साहब ये बात लिख रहे थे कि वो दरअसल बर्डन कम कर रहा है ना, वो ये तो कह रहे हैं खाप कि पंचायत भी तो बर्डन कम कर रहा है, बट जी किसके किसके कॉस्ट पे कम जी कर रहा है? जी लड़कियों को के ऑनर किलिंग को जस्टिफाई करके भी खाप पंचायतों ने वो दिए हुए हैं। तो हमें एक स्टैंडर्डाइज लॉ सिस्टम चाहिए होता है जहाँ पे लॉ लिखे जाए। हम बात हमेशा लॉ पे कर सकते हैं ना, लॉ को बदल सकते हैं हम। जो लोग वहां बैठे हैं, अब खाप पंचायत ने अगर ऑनर किलिंग को भी जस्टिफाई कर दिया तो वो तो कुछ भी बोल देंगे। वो बोल देंगे हमारी यही परंपरा है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा सब कुछ है। आप जानेंगे कैसे कि ये है या नहीं है? इसलिए हमारे स्टैंडर्ड लीगल सिस्टम बने हुए हैं। बहुत से लोग सती प्रथा को भी बचाते थे अपने हिंदू धर्म के नाम पे, तो मतलब सती प्रथा सही है? ऐसे नहीं होता ना। आपको आगे आके बात करनी पड़ेगी। वो रिग्रेसिव सिस्टम जो लोगों के, इंसानों के ह्यूमन राइट को हनते हैं आज के टाइम में, उसको देखना पड़ेगा। आज का जमाना है एक तरह के, कुरान है, आपकी नमाज है, आप दुआ कीजिए अपने अल्लाह से, आप रोजे रखिए, आप हज पे जाइए, ये सब काफी है ना आपके मुसलमान होने के लिए। एक अच्छे इंसान बनिए, लोगों से हमदर्दी रखिए, मोहब्बत रखिए, ये इखलाक होना चाहिए, ये सब काफी है। बट यहाँ पे तो इस्लाम का यूज सिर्फ पावर के लिए होता है। आपको पैरेलल लीगल सिस्टम इसलिए चाहिए क्योंकि आपको पावर चाहिए इस्लाम के नाम पे। दुनिया में ये चीज बहुत पुरानी है। पहले क्रिश्चियन भी अपने गॉड के नाम पे ये सब करते थे, अगर आपको याद होगा। जब तक उनके यूरोप में रिनाइजेंस नहीं आया तब तक यही सब चला है। तो ये जो इस्लाम के नाम पे पावर को लेना है और हम जैसे बेवकूफ पाशमानदाओं को समझाना है कि ये हमारा जो सिस्टम है यही तुम्हारा इस्लाम है, ये बहुत बढ़िया चाल है इनकी और हम इसमें फंस चुके हैं। आज की डेट में मैं किसी पाशमानदा को ही ये बात बोलूंगी उसे समझ में नहीं आएगी। अब देखिए, अशराफ खुद अब्रॉड जाते हैं, यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं, फ्रांस में रहते हैं, ज्यादातर इलीट होते हैं ना, अशराफ होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो जब ये वेस्ट के कंट्री में जाते हैं, वहां तो ये बहुत अच्छे से लॉ ऑफ लैंड मानते हैं, वहां पे तो कोई शरिया कानून नहीं चलता ना। तब ये लोग ईमान वाले नहीं रहते हैं क्या? इनका तो ईमान सबसे अच्छा रहता है। लेकिन हमें ये बोलते हैं कि तुम अपनी प्रॉब्लम भी लाओगे ना,
और जो हमारे अगेंस्ट जाएगा अगर कोई सोल्यूशन, तो तुम मुस्लिम नहीं रह जाओ। फिर हमें झूठी झूठी बातें बोलते हैं कि तुम यूसीसी आ जाएगा तो तुम टोपी नहीं लगा पाओगे, यूसीसी आ जाएगा तो तुम अपने लोगों को दफना नहीं पाओगे। इतने ज्यादा नीचे लेवल पे जाकर के पॉलिटिक्स करते हैं ये। और एक जो पाशमानदा मुस्लिम होता है उसको लगता है अरे हम तो अपने धर्म से चले जाएंगे, बस खत्म बात यहीं पे। तो ये जो काम है ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये बहुत जरूरी काम भी है। हम सिवाय उनके फुट सोल्जर के और कुछ नहीं रह पाएंगे। हमारी कोई डिग्निटी नहीं रहेगी, हमारी कोई शख्सियत नहीं रहेगी अगर हम जागेंगे नहीं तो। हमारी खुद की एक पूरी पैरेलल लीडरशिप चाहिए हमें, जो हमारे लोगों को समझाए और इस गुलामी से आजाद करे, और उसमें लड़कियों की भी एम्पावरमेंट की बात हो। कहाँ पे लिखा, अगर इस्लाम में ये लिखा है तो आप साफ साफ बोलिए कि लड़की एम्पावर्ड नहीं हो सकती, लड़की पढ़ लिख नहीं सकती। अगर ऐसा है तो उसको सामने लाइए। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगी जो थोड़ा इससे हटके है। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को सिर्फ एक रिग्रेसिव पैट्रियार्कल बॉडी नहीं देखती हूँ जो अजीब अजीब फतवे जारी करता है कि तुमने एक मैंने फतवा पढ़ा था इनका कि पानी के ऊपर तलाक लिख दिया हस्बैंड ने, और पानी होता है ना तालाब के अंदर या किसी पानी भरा हुआ, तो वो लड़की देख रही तो उसका तलाक हो गया क्योंकि उसका हस्बैंड वहां पे पानी हाथों से तलाक लिख रहा था। ये कोई तरीका है? ये कोई तमीज की मतलब हद होती है मजाक की भी। इस तरह के तो फतवे देते हैं। दूसरा, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को सिंबल देखती हूँ टू नेशन थ्योरी का। जब आप यूसीसी के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदू लॉ जो था, हिंदू बिल कोड जो ब्रिटिश ने डाला था, एक्चुअली में वो ब्राह्मण लॉ कोड था। क्योंकि जो शूद्र की लड़कियां होती थी उनकी रीमैरिज होती थी, ब्राह्मण में रीमैरिज नहीं था। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, ब्राह्मण को ही लीडर समझा और इनके ही बिल कोड को हिंदू बिल कोड के जैसे अलाउ कर दिया। बट तब से, आजादी के बाद से, ये लॉ कोड बहुत बदल गया हिंदुओं का। मुस्लिम में 1937 में जिन्ना जी ने, इन लोगों ने एक मुस्लिम पर्सनल लॉ अशराफ के कहने पे लेकर आए थे। उसका रीजन दो था। एक तो जो कस्टमरी लॉ थे जो इंडियन मुस्लिम मानते थे वो और भी ज्यादा बैकवर्ड थे उस टाइम पे। दूसरा, एक मुस्लिम को अलग आइडेंटिटी दिखाना बहुत जरूरी था उनके लिए, अदरवाइज वो अपने टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई कैसे करते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड उसी का एक सिंबल है आज भी, उसी तरह से एएमयू भी उसका एक सिंबल है। तो मैं इन दोनों को टू नेशन थ्योरी का सिंबल भी मानती हूँ। यूसीसी सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब भी विमेन की राइट की बात आएगी, ट्रिपल तलाक में इन लोगों ने इतना नाटक किया है तो बाकी चीजों में ये कितना नाटक है। वो इस्लाम का नाम ले लेकर के इतना फंसाएंगे कि मुझे नहीं लगता मुस्लिम औरतों के राइट्स मिल पाएंगे। और जब मैं इसी देश के हिंदू औरत को देखती हूँ तो मुझे बड़ी अफसोस होता है कि मेरे तो कोई राइट्स नहीं है और वहाँ हिंदू औरतों के राइट्स इतने सारे हैं, इतना सारा प्रोटेक्शन उनको गवर्नमेंट दे रही है। और आप देखिए कि इतने प्रोटेक्शन के बाद भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट लॉ तो है ना वहां पे। अगर एक लड़की चाहती है कि वो लॉ यूज करे तो वो कर सकती है। हमारा तो लॉ ही नहीं दिया इन्होंने, हमें लॉ ही नहीं दिया, हम जाएंगे कहाँ पे। और फिर इतने सारे रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं, FGM होता है बोहरा मुस्लिम के अंदर, हलाला भी होता है, मुता होता है, इस तरह की जो चीजें हैं इस पे बोलने नहीं दिया जाता है। इस पे हम जाए कहाँ, इसको बैन कराएं, क्रिमिनलाइज कराएं। मतलब इतने सारे जो हिंदुओं के रिग्रेसिव सिस्टम थे वो सारे के सारे बैन हो गए आज की डेट में। प्रैक्टिस भी नहीं होते हैं, सिर्फ लीगली बैन नहीं हुए, सोशली भी चले गए। यहाँ पे हमारे हलाला मुता ये सब हो रहा है सोसाइटी में, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है, FGM हो रहा है बोहरा सोसाइटी के अंदर। तो हम कहाँ बात करेंगे? मुझे नहीं लगता कि एक कम्युनिटी को अलग से आप बोलो कि ये लो तुम्हारा लॉ, जाओ बात करो, ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरे इंडिया के सामने बैठ के बात होनी चाहिए। या तो आप कोडिफाइड कीजिए और बताइए कि हमारे ये लॉ है और यही चलेंगे, ठीक है, या आप जाके दुनिया को बोलिए ऑफिशियली कि हमारी औरतें सेकंड क्लास सिटीजन, उनके वोटिंग राइट आधे हैं आदमियों के। तो कम से कम आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम अपनी औरतों को ऐसे ही ट्रीट करें, ठीक है। या तो आप अपने ये वाला रूप रखिए या हमें बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। तो मुझे लगता है कि स्टेट अगर इंटरफेयर करेगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिसके हक मारे जाते हैं ना उसका हक देना अच्छा नहीं लगता। धर्म की जो बागदौड़ है ना वो हमेशा आदमियों के ही हाथ में है। इस्लाम के अंदर जो 1/4 इनहेरिटेंस है ना वो भी नहीं मिलता है औरतों को। क्यों नहीं मिलता है? आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक पंफलेट जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपके जो कस्टम है, हल्दी रत जगह, इसको बंद कर दीजिए। हम क्यों बंद कर दें अपने कस्टम? हमें खुशी मिलती है उस कस्टम से, उस कस्टम को मानने की वजह से हम मुस्लिम नहीं रहेंगे, ऐसा कैसे हो गया?
फिर उन्होंने लिखा है दहेज मत दीजिए। चलिए दहेज की बात मैं मान लेती हूँ, दहेज मत दीजिए पर लड़की को उसका इनहेरिटेंस दीजिए, ठीक है। दहेज के खिलाफ मैं इसलिए हूँ क्योंकि जो दहेज जाता भी है वो लड़के के घर वालों को जाता है, लड़कियों का उसमें कोई हक नहीं होता है, वो एम्पावर्ड इनफ नहीं होती है उसमें, उसके पैसा बहुत ज्यादा एम्पावर करता है विमेन को। तो उसकी इनहेरिटेंस जो 1/4 है वो उनके पम्फलेट में कहीं नहीं लिखा हुआ है, उसको क्यों नहीं बढ़ावा देते आप? तो ये बढ़ावा सिर्फ उन चीजों को देते हैं जिससे इनका फायदा होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में जो औरतें बैठाई हैं वो भी टोकन की औरतें हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे अब अगर किसी से उम्मीद है तो वो स्टेट से उम्मीद है, मुझे उम्मीद ही नहीं है अपनी कम्युनिटी से। तो आप, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल रही हूँ, बट इतनी ज्यादा अफसोस होता है। दूसरा, महर जो औरतों को मिलता है, ये आकर के हदीस हमें बताने लगते हैं कि तुम महर माफ कर दो जन्नत चली जाओगी, तो जो थोड़ा बहुत महर मिलता है वो भी माफ करवा देते हैं। तो मैं तो हर तरफ से औरतों को छलते हुए देखती हूँ, सिर्फ इस्लाम का नाम बता बता के अपने अपने हदीस जो है ये कभी नहीं बताते कि इस्लाम में ये भी हदीस है कि औरत अगर आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती तो वो नहीं रहेगी, ये भी तो हदीस है ना कहीं पे, ये भी तो कुछ है ऐसा इस्लाम में। तो जितने राइट्स है वुमेन के वो सब खा जाते हैं, और जितने अपने फायदे की चीज है वो सब हमको बता देते हैं। तो ये बहुत ही नाइंसाफी है और उम्मीद मुझे बहुत कम है। तो मैं चाहती हूँ स्टेट आए, यूसीसी लेकर आए और हमको हमारा हक दिलाए। जैसे हिंदू औरतें हैं उनके सारे हक यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं, वैसे हमारे भी हों। ठीक है।